आज की वीडियो में हम कक्षा 10 की अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, इंग्लिश में इसको रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें आने से पहले हम कुछ नंबरों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं? हाँ, 1 से लेके 1 2 3 4 ये सारे नंबर अनंत तक जो जाएंगी उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या है। इसमें जीरो नहीं होता है। जैसे हम गिनतियाँ करते हैं ना कि 1 बॉल है, 2 बॉल है, 0 बॉल है नहीं बोलते ना, कुछ नहीं है बोलते हैं। तो जब भी काउंटिंग करते हैं, जब भी गिनती गिनते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1। ठीक है, और जब पूर्ण संख्या आएगी इसमें 0 ऐड कर देंगे, तभी तो सारी संख्याएं होगी। अब इसमें देखो 0 नहीं है तो इसमें क्या आएगा? पूर्ण संख्या है, तो इसमें एक 0 भी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो 0 से लेके जो संख्या होती है पूर्ण संख्या होती है, 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब तीसरे में पूर्णांक। पूर्णांक में क्या है? ये वाले नंबर भी आएंगे, पूर्ण संख्या भी होंगी, ये सारे नंबर तो होंगे ही होंगे। इसमें क्या करते हैं? ऋण वाले भी ऐड कर देते हैं, मतलब ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, तो ऋण वाले भी सारे नंबर होंगे। मतलब 0 से जाएगा 1 2 3 4 पूरा अनंत तक, ऐसे ऋण में भी अनंत तक। ये सारे नंबर क्या हो जाते हैं? पूर्णांक हो जाते हैं। ठीक है, पूर्णांक मतलब धन के भी नंबर और ऋण के भी नंबर, धन संख्याएं भी और ऋण संख्याएं भी। ठीक है, अब देखो इसमें धन पूर्णांक बोलेगा तो अगर धन पूर्णांक बोलेगा तो ये वाले धन पूर्णांक हो गए, 1 से लेके 1 2 3 धन वाले, जो भी धन वाले हैं। और ऋण बोलेगा तो ऋण पूर्णांक बोलेगा तो ऋण पूर्णांक में -1, ये ऋण वाले सारे नंबर आ जाएंगे। और 0 न धन पूर्णांक होता है न ऋण पूर्णांक होता है, 0 एक पूर्णांक होता है, इसमें धन और ऋण नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक भी हमने कर लिया। अब आते हैं परिमेय संख्या पे, इसको ध्यान से देखना। परिमेय संख्या ऐसी संख्या को बोलते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। फिर गलत मतलब परिभाषा ही गलत हो जाएगी। तो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो अपरिभाषित आ जाता है या अनंत आ जाता है। तो इससे नीचे 0 नहीं होने चाहिए, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। एक चीज़ ध्यान रखना, इन P और Q का जो लॉसा आएगा वो HCF आएगा, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या होना चाहिए? हमेशा 1 होना चाहिए। मतलब जैसे देखो मैंने लिखा 2/4, ठीक है, ये भी तो P/Q के रूप में है, लेकिन इसका सही रूप क्या होता है? 1/2, क्योंकि इन दोनों का बीच में जो मौसा आ रहा है HCF, ठीक है, वो क्या आ रहा है? इनका मौसा 2 आ रहा है, HCF इनका 2 आ रहा है, लेकिन मैंने बोला इनका लॉस कितना आना चाहिए? 1, तो इन दोनों का 1 आ रहा है ना। तो परफेक्ट डेफिनेशन अगर बोलूँ, परफेक्ट परिभाषा होती है तो इन दोनों का P और Q का जो HCF होना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इस डेफिनेशन को बाद में ध्यान रखेंगे जब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 1.3 के, तब ध्यान रखेंगे। बट आप इतना याद रखो कि जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिखा जा सकता है। मतलब अंडरूट की ऐसी संख्याएं जो रूट में संख्याएं होती हैं जिनका हमें वैल्यू नहीं पता। जैसे √4 का मान तो 2 होता है, इसका मतलब √4 एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसमें परिमेय में डालेंगे। देखो 2 भी परिमेय संख्या होती है, 2/1 तो लिख ही सकता हूँ ना, तो P/Q के रूप में तो है। ऐसे 100 है, मान लो 100 भी परिमेय संख्या है, 100/1 भी तो लिख सकता हूँ। तो ये समझ लेना कि 2 लिखा तो भी परिमेय संख्या है, और पूर्णांक भी है, होल नंबर भी है, और प्राकृतिक संख्या भी है। कौन? 2 के साथ सारे नंबर, मतलब ये बताना चाह रहा हूँ। 1 2 3 4 के बाद परिमेय संख्या में अंडरूट के नंबर, जैसे 2 √3, इनका कोई वैल्यू नहीं पता ना, पॉइंट में आता है ऐसे। ठीक है, और √4 का मान कितना होता है? 2, तो √4
अपरिमेय संख्या नहीं होगी, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। √5 ऐसी जो परिमेय संख्या होती है, ऐसी पाई भी अपरिमेय संख्या होती है। पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है लगभग 22/7। लगभग होता है, ये लगभग का दिखाया मैंने, ऐसे बराबर नहीं लिखा है। इसको 3.14 नंबर आते ही जाता है, ख़त्म ही नहीं होता है। इसको मतलब ऐसे लिखते हैं 3.14 चलता ही रहेगा। जो संख्या चलती ही रहती है, रुकती नहीं है, उसे भी परिमेय संख्या में डालते हैं। आपने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा, कक्षा 9 का पहले चैप्टर में था। तो कुल मिला के समझो, जो अंडरूट में होती हैं और जिनकी वैल्यू नहीं पता है, जैसे √25 की वैल्यू तो पता है 5 होती है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन इनका मान नहीं पता, √5 का क्या होता है नहीं पता, √2 का नहीं पता, √3 का नहीं पता, मतलब एक परफेक्ट नंबर नहीं पता। दशमलव में तो होंगे, ख़त्म ही नहीं होंगे वैसे वाले, तो इन्हें क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अब आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती हैं? सारी संख्याएं, जो भी नंबर आपने पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्या, सबको अगर एक जगह पे एक झोली में डाल दें तो वो क्या बन जाएंगी? वास्तविक संख्या बन जाएगी। मतलब सारे नंबर, सारे रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं अभी, ठीक है, वो पढ़ोगे आप 11th में। तो अभी याद रखो इतना कि रियल नंबर, जितने भी नंबर आपने अभी तक पढ़े हैं वो सारे नंबर क्या हैं? वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो अब आते हैं इस चैप्टर का जो प्रश्नावली 1.1 है, उसमें जो टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको एल्गोरिथम भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ नहीं, आपने जो बचपन में पढ़ा है उसी को लिख रखा है अच्छे से, उसी को समझाया गया। देखो कैसे, 2 धनात्मक पूर्णांक, मैंने बताया धनात्मक पूर्णांक 0 से ऊपर की, मतलब 0 नहीं लेना है, 1 2 3 4, ये धनात्मक पूर्णांक है। दिए रहने पर, दिए रहे हैं, पहले मान लो 2 धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं A और B, ठीक है। ऐसी अद्वितीय, अद्वितीय मतलब यूनिक होता है, पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान होंगे कि A को इस रूप में लिखा जा सकता है। अब ये क्या है? देखो अब मैं बताता हूँ। मैं मान लो ये 2 और 4 मैंने 2 धन पूर्णांक ले लिए, ठीक है। 2 और 4 नहीं लेता हूँ, 2 और 5 ले लेता हूँ। ये 2 मैंने धन पूर्णांक ले लिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है? तो इसमें बड़ा कौन सा है? 5 बड़ा है, तो 2 से 5 को भाग करो, 2 से 5 को भाग करो। 2 से करेंगे 5 को भाग, कितना आएगा? 2 दूनी 4 आ जाएगा और नीचे 1 बचेगा। तो कुल मिला के ये जो 5 है यही A है, ये 2 जो है वो B है, ये जो 2 है ऊपर वाला ये Q है, ठीक है, और ये नीचे वाला R है। समझे? यहाँ पे जो A है, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, इसको इससे कंपेयर करूँगा, तो जो बड़ा नंबर होगा उसे A बोलेंगे। इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है? A। मतलब 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 बराबर 2 से, देखो BQ लिखा है, ये लिखा है A प्लस BQ, सॉरी A बराबर BQ प्लस R। तो A की जगह पे कितना है? 5 बराबर, B की जगह पे क्या है? यहाँ से 2 गुणा, Q की जगह पे यहाँ से क्या आया है? 2 आया है, ठीक हो गया। फिर ये प्लस का प्लस, और R की जगह पे कितना है? R बराबर 1 है, तो 1 है। इसका मतलब 5 को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, ये भी तो यही रूप है ना। देखो इसको A लिख दिया और B को मैंने B, Q की जगह इसकी जगह Q, इसकी जगह B लिखा है, Q प्लस इसकी जगह R, तो इसी फॉर्म में तो लिखा है। तो यही बोलना चाहता है। और फिर क्या बोल रहा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है जो R होगा वो हमेशा B से छोटा होगा, ये छोटा दिखा रहा है, और R जो होगा वो 0 से बड़ा और बराबर होगा। ये R क्या है? R मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल। R क्या है? R है शेषफल। देखो ये क्या कह रहा है? B से, ये B से जब भाग करोगे जो शेषफल आएगा, बताओ कितना आता है? मान लो मैंने 5 से किसी को भाग करना है, तो 5 से किसी को भाग करना है, मान लो 26 को किया, ठीक है। तो शेषफल क्या? 25 को करता हूँ, पहले 25 को करूँगा, शेषफल क्या आएगा? शेषफल 25 को करने पे 5 बार जाएगा 25, 0 आ जाएगा, तो शेषफल 0 आ सकता है। अगर 26 को दूंगा तो तब शेषफल 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। 27 को दूंगा तो फिर 2 आ जाएगा। 28 को दूंगा तो 3 आ जाएगा। क्या 3 आ जाएगा? शेषफल 3 आ जाएगा। 29 को दूंगा तो 4 आ जाएगा। और 30 को दूंगा तो, अगर यहाँ पे 30 लिख दूँ, 30 को भाग करूँगा 5 से, तो 5 6 30, इसका मतलब 0 आ जाएगा फिर से। मतलब हमारे पास शेषफल क्या आया? 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 नहीं आया। 5 नहीं आ सकता शेषफल, है ना। जब भी 5 से किसी को भाग देंगे तो 5 शेषफल नहीं आएगा, लेकिन 5 से नीचे के सारे पूर्णांक आएंगे। पूर्णांक मतलब 0 से लेके 0 1 2 3 4। तो यही बोल रहा है, ये बोल रहा है जब B से भाग करेंगे किसी नंबर को, जो शेषफल आएगा वो B से छोटा आएगा और 0 से बराबर और बड़ा आएगा।
समझ रहे हो? जैसे मैं बोलूँ 2 से किसी को भाग करना है तो शेषफल क्या आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, 200 आ ही नहीं सकता। समझ रहे हो? अगर मैं बोलूँ 7 से किसी को भाग करना है तो शेषफल क्या आएगा, 7 से भाग करने पे शेषफल क्या आएगा, वो आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आएगा। समझ रहे हो? मतलब जो इसका शेषफल होगा, अगर मैं इसको शेषफल लिखूँ तो वो क्या होगा, 7 से छोटा और 0 से बड़ा और बराबर होगा। शेषफल को ही आर बोला है, आर मतलब रिमाइंडर। शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। जब 7 से भाग करूँगा तो ऐसा बनेगा। समझ गए? तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ये क्वेश्चन आपको अभी प्रश्नावली 1.1 जब करोगे उसके दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन जो भी है उनमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा, तो ध्यान रखना। ठीक है, चलो इतना सा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम। चलो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखा है ना, एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो करते हैं। देखो सिंपल है। क्या सिंपल है? भाग ही करना है इसमें। बचपन में हमने 8th में पढ़ा था ना, ऐसा वाला भाग, फिर ऐसा करते थे, फिर ऐसा जाते थे, वही करूँगा। देखो उसके बाद एल्गोरिथम भी लिख दूंगा। ठीक है, देखो इसमें बताओ पहले बड़ा कौन सा है। 225 बड़ा है, 135 बड़ा है? हाँ 225 बड़ा है, ये बड़ा है। तो इसका मतलब 225 पे भाग करूँगा किसका, 225 पे भाग करूँगा 135 का। ठीक है, करो। 225 पे 35 का भाग दूंगा तो एक ही बार जाएगा, भाग करना आना चाहिए। उसके बाद ये 0 आ जाएगा, यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस 9 को, अब देखो ये इससे बड़ा है कि छोटा है, 90 135 से छोटा है ना, तो अब भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब फिर से भाग दूंगा इस पे, किसका भाग, अब इस 135 को यहाँ उतार दो। ठीक है, जो शेषफल आएगा उससे दोबारा से इस 135 में भाग करना है। तो करो, 90 कम, फिर से 90, एक ही बार जाएगा क्योंकि 90 दूना 180 होता है, 180 135 से ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना आएगा, 5, यहाँ से घटाकर कितना आएगा, 4, 45 आ गया। फिर देखो 90 से छोटा है 45, का मतलब भाग नहीं जाएगा। फिर से दोबारा से इस 45 से 90 को भाग करूँगा, तो 45 दूना, हाँ 90 हो जाता है। तो ये शेषफल 0 आ गया। जैसे ही शेषफल 0 आएगा तो क्या होगा, यही हमारा HCF होगा। क्या होगा, HCF। ये तो हमने 8th क्लास में पढ़ा था, 8th या 7th क्लास में। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं करना, ऐसे इसको एल्गोरिथम बनानी है। एल्गोरिथम मतलब एक लाइन चल रही, फिर अगली लाइन चल रही, फिर अगली लाइन, एक एल्गोरिथम बन रहा है मतलब। तो वही एल्गोरिथम बनाना है, इसमें एल्गोरिथम बनाना है। क्या कैसे बनाओगे, फिर इसी से बनाओगे। सबसे बड़ी संख्या को लिख दो पहले, 2 2 5 लिख दिया मैंने। इसको नहीं भी करोगे एग्जाम में चल जाएगा, अगर तुम्हें अच्छे से आ जाएगा तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रब का काम है। तो देखो क्या करना है, 2 2 5 बड़ा ये वाला है, बराबर लिखो, इसको लिखो, फिर 35 सबसे बड़े को लिखो, फिर इस 135 को लिखो। अब देखो 135 से 100 यही वाला ना, जैसे हमने क्या पढ़ा था यूक्लिड में, A बराबर BQ प्लस R होता है। तो वही लिख रहा हूँ। A किसको माना मैंने, इसको A माना तो लिख दिया, ठीक। और B किसको माना, इसको माना, तो B भी लिख दिया। अब Q क्या आया, Q मतलब भाग करके भागफल क्या आया, 1 आया था, तो गुणा 1 प्लस R का मतलब होता है शेषफल। शेषफल क्या है, 135 से जब 125 को भाग किया 90 आया, तो 90 लिख दो। ठीक है, अब देखो इस 135 को यहाँ उतार दोगे, दोबारा से 135 को यहाँ उतार दोगे। ये एरो में तुम्हें समझाने के लिए वो लिख रहा हूँ। 135 को उतारोगे तो 135 में किसका भाग दिया है हमने, यहाँ पे 90 का भाग दिया है, तो इस 90 को यहाँ उतार दोगे। समझ के, इसको नहीं भी ध्यान देखो तो ये देखो यहाँ से ध्यान दो, 135 को यहाँ उतारना है और 90 से फिर से भाग करना है। तो 90 से 135 में भाग किया था जब मैंने, तो भागफल क्या आया था, 1, तो गुणा 1 प्लस शेषफल क्या आया, शेषफल आया था 45, तो 45 लिख देंगे। फिर से शेषफल यहाँ पे 0 नहीं आया ना, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक चलते रहेंगे, एल्गोरिथम बनती रहेगी। अब देखो 90 को यहाँ पे दोबारा से कॉपी कर लो, 90 लिख दिया बराबर। अब किसको लिखूँगा, हाँ 45 को लिखूँगा। और हमें पता है 45 दूना 90 होता है, तो 45 से 90 को भाग करेंगे 2 बार जाता है, भागफल 2 आता है, 2 आ गया, तो प्लस 0 आ गया। इसका मतलब शेषफल तो 0 आ गया। इसका मतलब जिससे भाग गया ये जो नंबर है, कौन सा नंबर, ये वाला, यही हमारा क्या है, HCF। HCF बराबर 45। ये HCF नहीं है, ध्यान रखना, जिससे भाग करने पे 0 आया, इससे भाग करने पे 0 आया शेषफल, तो वही क्या है, HCF है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए ना,
ध्यान से देखना, इजी क्वेश्चन है ये, तो एरो लगाना नहीं है, तो मैं समझाने के लिए कर रहा था। अब देखो ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी करते हैं ये वाला। अब मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, तो करो। तो इसमें बड़ा क्या है, इसमें बड़ा 38,220 है, ये बड़ा है 196 से, तो भाग करो। इसको भाग करना है किससे, 196 से 38,220 को, तो कितनी बार जाएगा पहले में, तो इसका 2 से भाग गुणा करोगे कितना आएगा, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 19, 2 एकम 2 और 1 3, ये ज़्यादा आ रहा है ना, ये तो 382 है और ये 392 आ गया, इसका मतलब एक ही बार जाएगा, तो एक बार जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 196, तो घटाओगे 6 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 7, ठीक है, 17 में से 9 गया 8 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ बचेगा 2 में से 1, इतना आएगा, ठीक है, सही किया ना, हाँ ठीक किया। उसके बाद यहाँ से 2 उतार लो। देखो अब तुम बोलोगे क्या कहते हैं इसके बाद ऐसा करेंगे, नहीं अभी तो यहाँ नंबर बचे हैं ना, इधर ये वाले भी तो नंबर बचे हैं, तो पूरी बार भाग दो पहले, तो जब तक शेषफल ना आ जाए, अभी शेषफल आया ही नहीं है, तो जब तक शेषफल ना आ जाए तब तक भाग करते रहना है। तो उसके बाद इसको उतारेंगे 2 को, अब 2 या 18 है, देखता हूँ 9 बार जाएगा शायद, तो 9 बार देखते हैं एक बार गुणा करके, 9 छक्का 54, 54 का 4 सिर्फ 5, 9 9 81, 81 और 5 कितना होता है 86, 8 आ जाएगा, 9 कम 9, 9 और 8 17, ठीक है, ये कम आ रहा है ना, ये 18 है और ये 17 है, इसका मतलब कम आ रहा है, तो 9 बार में ये आ गया, कितना आया था 1700, अरे यार 1764, तो ये आया 1764, ठीक है। अब देखो 12 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा, 5 9, बस ये आया, उसके बाद 0। अब देखो ये इसमें 2 फिर से भाग, क्योंकि अभी भी ये शेषफल नहीं आया ना, इस 0 को उतारा है इधर, फिर से भाग दो, तो ये 0 आ रहा है, इसका मतलब 5 6 30, तो 5 बार दे के देखो, 0 9 5 45, और ये 9, ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरी बार चला गया, शेषफल इसका पहली बारी में 0 आ गया, मतलब इसका आंसर तो यही हो गया। इसको ऐसा लिखेंगे 38 बराबर 196 से हम इसको जब भाग किया, हमारा क्या आया भागफल 195 आया, और शेषफल कितना आया 0 आया शेषफल, तो इसका मतलब ये इसका क्या हो गया HCF, तो HCF बराबर 196, यही आंसर है इसका, क्योंकि पहली बारी में शेषफल 0 आ गया, तब तक देते रहना है जब तक शेषफल 0 नहीं आया, लेकिन यहाँ पहली बारी में 0 आ गया, ठीक है, शेषफल क्या आया 0, शेषफल नहीं आता तो क्या करते, अगर मान लो यहाँ पे 8 आ जाता तो क्या करते, फिर भाग करते किसका, इस 8 का इधर वाले से, ठीक है, लेकिन हमारा तो 0 आ गया, तो 0 ये आंसर हो गया, जिससे भाग दिया है, जिससे भाग देने पे 0 आया वही आंसर, तो यही आंसर है, इसी से भाग देने पे 0 आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक, चलो इसमें बड़ा कौन सा है, इसमें बड़ा है 867, ये बड़ा है और 255 छोटा है, तो भाग करो 255 से 867 पे, तो एक बार 2 बार जाएगा या 3 बार, 3 बार देखता हूँ, ठीक है, 3 बार, 3 दूना 6, नहीं जाएगा 3 बार, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 पंचे 10, 10 11, 2 दूना 4 1 5, तो जाएगा 5 1 0, ठीक है। अब देखो घटा कर कितना आएगा 7 5, नहीं इसका मतलब 3 बार जाएगा, 2 5 5 गुणा 3, हाँ 5 15 15 16, 3 दूना 6 1 7, ठीक है, हाँ ध्यान रखना ऐसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो आएगा 7 6 5, 3 बार गया, तो यह आ जाएगा घटा करके 2, यहाँ से 0, यहाँ से 1, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से कुछ नहीं है, यही शेषफल है, इसका मतलब यहाँ से फिर इसको उतारना पड़ेगा, इधर उतार लो 2 5 5, ठीक है, तो करो 102 से, देखो इसको यहाँ पे लिखते भी सीखो, इसको यहाँ पे लिख दो 867 बराबर, इसको इससे भाग किया था 255 से, 255 कितनी बार गया था 3 बार,
प्लस शेषफल कितना आया 102। अब 102 से दोबारा से इसमें भाग कर रहे हैं तो करो, 102 दूनी 204, तो 2 बार चला जाएगा तो आएगा 204, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 5, 51 आ गया। अब फिर से शेषफल इतना आया तो दोबारा से इसका भाग इसमें करेंगे, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लो, यही एचसीएफ है आपका। तो पहले यहाँ पे लिखो क्या, इसको उतारेंगे अब इधर, 255 बराबर 102 से किया था 102, इस 2 को लिखो फिर भागफल 2, 102 से जब भाग किया था 2 बार गया था ना, तो प्लस शेषफल कितना आया 51। अब इसको दोबारा से यहाँ उतारो, 102 बराबर किससे भाग गया 51 से, 51 से कितनी बार गया 51 दूना 2 बार गया, और शेषफल कितना आया 0। मतलब ये 51 क्या है, जिससे भाग करने में शेषफल 0 आ जाए वही क्या होता है एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ आ गया 51, यही आंसर है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था ना यूक्लिड वाला, उसका यूज होगा इसमें। दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1 और या 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। अब विषम नंबर क्या होता है, पहले तो विषम बताओ क्या होते हैं। सम होती हैं जिनमें 2 से भाग जाता है, 2, 4, 6, 8। विषम क्या होती है 1, 3, 5, 7। ऐसी नंबर आगे को बढ़ेंगे तो ये विषम हो गए। तो पूर्णांक का मतलब धन भी बोला है, तो इसका मतलब धन वाले। पूर्णांक में ऋण भी आ जाएंगे, ऋण के नंबर भी आएंगे, धन के नंबर भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो ये धनात्मक नंबर है ना, धन का है ना, ये सब धन का 1, धन का 3, जिसके आगे कुछ नहीं होता धन होता है। तो इसका मतलब ये क्या होंगे धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे, ठीक है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे 1, 3, 5, 7 डैश। अब देखो, अब हमने क्या पढ़ा था, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने पढ़ा क्या था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो उसका यूज़ करेंगे इसमें। हल करो इसको, लिखो माना, इसमें लिखा ना 6 इसी का काम है। अभी देखो कैसे करेंगे। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसका काम नहीं है, इसको इधर लिख देते हैं, ये तो बस बताने के लिए लिखा है, इसको मत लिखना क्वेश्चन में। उसके बाद माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसके बाद क्या लिखा है देखो, यहाँ से ध्यान से देखना। ये अगर मैं इसको a बराबर 6q+1 बोलूँ तो b की जगह 6 है ना, ये ऐसा होता है a + bq+r होता है। तो तुम्हें दिख रहा है b की जगह क्या है 6 है, तो ले लेंगे फिर और b बराबर 6। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे 4q+r होता तो b बराबर आप 4 लेते, यहाँ पे 6 है तो 6 लेंगे, ठीक। तो b बराबर आ गया 6। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से, जो भी लिखो, क्या होता है a बराबर b की जगह 6 लिखा है तो 6q+r, जहाँ जो r होगा, देखो 6 से भाग कर रहा हूँ तो r क्या होगा, हाँ 6 से छोटा होगा, r जो होगा वो 6 से छोटा होगा और 0 से बराबर बड़ा होगा। मतलब r बराबर क्या क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, ये सब आएंगे ना। बस वही करना है। इसको इक्वेशन 1 ले लो और इस इक्वेशन 1 में r बराबर एक बार 0 रखो, एक बार 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखते चले जाओ। तो देखो समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर तो क्या आ जाएगा a बराबर 6q+0, तो 0 तो लिखेंगे नहीं तो 6q आ जाएगा, ठीक है। 6q आ जाएगा ना। अब देखो विषम पूर्णांक बोला है, क्या बोला है यहाँ पे, इसको मैं बाद में बताता हूँ आपको।
फिर दोबारा r बराबर 1 रखो, r बराबर 1 रखूँगा तो a बराबर 6q प्लस 1 आ जाएगा। फिर r बराबर अगर 2 रखूँगा तो a बराबर 6q प्लस 2 आ जाएगा। इस r की जगह पे एक बार 1 रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ, 2, 3, 4, 5 तक रखना है पूरा, ठीक है, वही कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही r बराबर क्या ले लेंगे 3, तो a बराबर 6q प्लस 3 आ जाएगा। उसके बाद r बराबर 4 ले लो, r बराबर 4, तो a बराबर 6q प्लस 4 आ जाएगा। उसके बाद r बराबर 5 ले लो, तो a बराबर 6q प्लस 5। r बराबर 6 भी लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि 6 से ही भाग कर रहे हैं ना, तो शेषफल तो आ ही नहीं सकता, 6 0 हो जाएगा वो, तो इतने ही लेंगे, हमने सब ले लिए। अब देखो, अब क्या पूछा है तुमसे क्वेश्चन में, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है, विषम बोला है इसमें मतलब 2 से भाग नहीं जाना चाहिए। तो इन सब नंबरों में बताओ किस किस में 2 से भाग नहीं जाता है। इसमें 2 से भाग जाएगा, देखो तो ज़रा, हाँ चला जा रहा है, तो 3q आ जा रहा है, इसका मतलब ये विषम तो नहीं है, तो इससे ये विषम नहीं है, ये क्या है, सम है। ठीक, अब देखो इसमें भाग करो, इसमें तो 2 से भाग चला जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, इसका मतलब पूरे में नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये यहाँ पे लिखोगे 6q प्लस 1 विषम है, विषम धन पूर्णांक है, क्यों? 2 से भाग नहीं जा रहा है। इसमें जाएगा, हाँ जाएगा, देखो 6q प्लस 2 है ना, इसमें मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3q प्लस 1, और इसमें 2 से भाग करूँगा तो चला जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, एक सम है, सम पूर्णांक है, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, 6q प्लस 3, इसमें 2 कॉमन आएगा, नहीं आएगा, 3 में तो 2 का भाग जाता ही नहीं है, मैंने बोला था पूरे में चले जाना चाहिए, इसका मतलब इसमें नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, फिर से विषम है, विषम धन पूर्णांक लिखोगे आप, ठीक है। अब इसमें देखो 6q प्लस 4, इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ ना, 2 कॉमन लूँगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 3q आ जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6 होता है, प्लस 2 आ जाएगा, और इसमें 2 से भाग करूँगा तो चला जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, ये तो सम हो गया, ठीक। अब अगला देखो 6q प्लस 5, इसमें 2 से भाग जाएगा, इसमें तो चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, विषम है, समझ गए। तो क्या क्या विषम निकाला हमने, ये और एक ये, इसका मतलब अतः क्या निकाला था पहला, 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, ठीक है। क्योंकि जो a होता है वो पूर्णांक होता है, देखो हमने ऊपर पढ़ा था, शुरू में क्या पढ़ा था, ये देखो 2 धनात्मक पूर्णांक a और b, मतलब ये पहले से a और b क्या है, धनात्मक है, पूर्णांक है, तो यहाँ पे भी ये a और b पूर्णांक हो गए, लेकिन ये विषम पूर्णांक हो गए, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो ये तो प्रूफ करना था, देखो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये बोला था एक ये बोला था, एक ये बोला था, तो हमने 3 ही चीज़ तो निकाली है ना। बस ऐसी तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल उदाहरण भी होगा, उसको भी सॉल्व करना, सेम है।